नमस्कार, मेरा नाम शिशिर है और आज हम जिन चीजों पर चर्चा करने वाले हैं वो है अर्थव्यवस्था के विकास दर और विकास दर से जुड़े हुए तमाम मुद्दे। अभी आपने देखा होगा कि एक सुर्खी जो बनी थी वो ये था कि आर्थिक विकास दर मौजूदा कारोबारी साल की दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई से सितंबर के दौरान 8.4% पर पहुंची। आपको याद होगा कि बीते साल ये नकारात्मक थी और अब 8.4% पर 8.4% पर पहुंच गई है। इसके साथ ही यह भी चर्चा गरमा रही है कि क्या हम कोविड के पहले की स्थिति जो थी अर्थव्यवस्था की वहां पर पहुंच गए हैं। अब यहां से आगे क्या। अब इस बीच में नए वायरस के नए स्वरूप की भी खबर आ गई। अब चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट को देख ले या फिर ओईसीडी की रिपोर्ट को देख ले, दोनों में चिंता जताई गई है। तमाम अर्थशास्त्री अब ये कहने लगे हैं कि विकास दर पर असर पड़ सकता है अगर इसका असर जो है इस जो नए स्वरूप है ये यदि ज्यादा घातक साबित होता है, ज्यादा बड़े पैमाने पर आबादी को प्रभावित करता है, ज्यादा सख्त कदम उठाने की जरूरत आन पड़ती है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी विकास दर इस कारोबारी साल के दौरान प्रभावित हो सकती है। क्या कुछ हो सकता है आगे, क्या कुछ संभावनाएं और भारतीय अर्थव्यवस्था का मौजूदा स्वरूप क्या है, इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले आपको दो जो टर्म्स हैं उसके बारे में समझना चाहिए। दो खास जो आप शब्द हैं जिनका परिचय आपका बार बार जिनसे परिचय आपका बार बार होगा, एक है जीडीपी और एक है जीवीए। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, और जीवीए का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। अभी आप सवाल पूछ सकते हैं कि आखिरकार हमें दो टर्म लाने की क्यों जरूरत पड़ गई, हमें दो शब्द लाने की क्यों जरूरत पड़ गई, क्या हम जीडीपी से बात नहीं कर सकते थे या केवल हम जीवीए से बात नहीं कर सकते थे। तो अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से हमारी जो सांख्यिकी है उसमें भी बदलाव करना जरूरी है। और पहले होता था कि केवल जीडीपी की हम लोग चर्चा करते थे, जीवीए की हम लोग उतनी चर्चा नहीं करते थे। लेकिन पिछले 6 वर्षों से हम लोग जीवीए और जीडीपी दोनों के ऊपर चर्चा करने लगे हैं। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, इसको आप सीधे शब्दों में यह समझ सकते हैं कि एक खास समय के दौरान एक निश्चित सीमा के भीतर वस्तुएं और सेवाएं जो हैं, जो उत्पादित होती हैं, जो मुहैया कराई जाती हैं, उनकी कीमत क्या है, वो सकल घरेलू उत्पाद है। और ग्रॉस वैल्यू एडेड में आप ये देखते हैं कि जितने भी वैल्यू एडिशन हुए अलग अलग चरण में और उसके बाद उसका वास्तविक मोल क्या आया, वो आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड में आ जाता है। तकनीकी तौर पर इसका एक फॉर्मूला दिया गया। फॉर्मूला क्या है, जीडीपी जो है वो जीवीए प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, यानी कि सकल मूल्यवर्धन में जब आप कर को जोड़ देते हैं और सब्सिडी को घटा देते हैं तो वो आपका बन जाता है जीडीपी। दूसरा इसका महत्व यह है कि जीवीए की जब हम लोग बात करते हैं तो इससे देश में उत्पादन की स्थिति का पता चलता है, उत्पादन की परिस्थितियां क्या है, उत्पादन का माहौल क्या है, फैक्ट्री में किस तरह का काम चल रहा है, उसका काफी हद तक पता हमें जीवीए से पता चलता है। और जब हम लोग जीडीपी की बात करते हैं तो उसके जरिए हम उपभोग खपत की हम लोग बात करते हैं। तो इसको अगर आप और सरल भाषा में कहें, उत्पादन को समझना हो तो जीवीए आपको देखना होगा, खपत को आपको समझना हो तो जीडीपी को आपको देखना होगा। इसीलिए दो पहलू यानी कि उत्पादन हुआ और खपत हुआ, उन दोनों को एक साथ सामने रखने का एक तरीका है कि आप जीडीपी और जीवीए को एक साथ समझें। अब आइए आपके पास आंकड़े मैं ले आता हूं। ये आंकड़े जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सरकार की ओर से जो आंकड़े जारी किए जाते हैं उनका थोड़ा सा उसमें हमने बदलाव किया है। बदलाव क्यों किया है ये भी मैं आपको बताता हूं। सरकार जब आंकड़े जारी करती है तो वो होता है 8 उसमें रो दिए हुए होते हैं। 8 रो में जैसे एक आपका एग्रीकल्चर है, उसके बाद आता है माइनिंग यानी कि खनन, फिर मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण, फिर आता है बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और जो दूसरी जनोपयोगी सेवाएं होती हैं, और फिर आता है निर्माण उद्योग। फिर 5वें नंबर पर होता है ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। 7वें नंबर पर होता है वित्तीय सेवाएं, उसके अलावा जो पेशेवर सेवाएं दी जाती हैं, और 8वें नंबर पर होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज। ये जो 8 होते हैं हम इनको 3 में बांट देते हैं।
एक होता है कृषि, दूसरा हो गया उद्योग और तीसरा है सेवा। तो कृषि में सिर्फ एक होगा, यानी कि पहला जो आइटम होगा, पहला जो नंबर, पहला जो रो है वो कृषि में आ गया, कृषि और उससे जुड़ी हुई जो सेवाएं हैं। दूसरे में उद्योग में हम रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, रो नंबर 5, 2, 3, 4, 5 को जोड़ देते हैं। जैसे माइनिंग को हमने माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज और कंस्ट्रक्शन, इन 4 को जोड़ करके हम लोग उद्योग की स्थिति का पता करते हैं। बाकी जो बचा छठा, सातवां और आठवां, उनको हम लोग सेवाओं में रखते हैं। तो अब आपके सामने ये जितने भी आप देख रहे हैं कॉलम, एक कॉलम जो पहला हिस्सा है वो है आपका वित्त वर्ष 2020-21 का, और दूसरा जो हिस्सा है वो है आपका वित्त वर्ष 2021-22 का। कारोबारी साल 2020-21, कारोबारी साल 2021-22। अब अगर कारोबारी साल 2020-21 जिसको हम लोग संक्षिप्त में FY21 लिखते हैं, FY21 जो आखिरी की जो 2 संख्याएं होती है वो उस वित्त वर्ष को बताती है कि ये कौन सा वित्त वर्ष चल रहा है। तो हम लोग उसको FY21 में हमने 4 तिमाही, यानी कि अप्रैल जून, जुलाई सितंबर, अक्टूबर दिसंबर और जनवरी मार्च, ये जो हमने लिया, तो उसमें हमने देखा कि कृषि इकलौता क्षेत्र था जो पूरे समय तक सकारात्मक दौर में बना रहा। आप पहली तिमाही में देखें बीते वर्ष में तो लगभग 3.5% की बढ़ोतरी थी, दूसरी तिमाही में 3%, फिर तीसरी तिमाही में 4.5%, चौथी तिमाही में 3.1%। तो सालाना आधार पर 3.6% की इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन बाकी जितने क्षेत्र थे उनमें हमने एक तरीके से गिरावट देखी किसी न किसी तिमाही में, और खासतौर पे जो पहली तिमाही थी बीते वर्ष की, जो अप्रैल और जून की, हम सभी जानते हैं कि उस दौरान देश में देशव्यापी जो है वो तालाबंदी की गई थी और उसका असर जो है अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र पर पड़ा। और आप देखेंगे कि कृषि को छोड़ करके सभी जो क्षेत्र थे वो नकारात्मक दौर में थे, और कुछ क्षेत्रों में नकारात्मक जो है वो पूरे वर्ष तक बना रहा। और उसका नतीजा ये हुआ कि हमने वर्ष के अंत में, वित्त वर्ष 2020-21 के अंत में हमने देखा, जो 31 मार्च को खत्म हुई, कि कृषि की विकास दर जो है वो सकारात्मक रही, जबकि अर्थव्यवस्था की विकास दर जो थी वो नकारात्मक रही। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, कृषि, उद्योग और सेवा के लिए आप जीवीए का इस्तेमाल करेंगे और पूरी अर्थव्यवस्था की तस्वीर के लिए आप जीडीपी का इस्तेमाल करेंगे। अब आइए इस मौजूदा कारोबारी साल में, ये जो वित्त वर्ष चल रहा है 2021-22, तो आप देखेंगे कि यहां भी कृषि काफी बेहतर स्थिति में है, 4.5% पहली तिमाही में और दूसरी तिमाही में भी 4.5%। अब जो आप उद्योग का देख रहे हैं कि 46.1% पहली तिमाही में, इसको लेकर के आप बहुत उत्साहित ना हो, क्योंकि बीते वर्ष जब ये नकारात्मक था, इसको हम लोग कहते हैं आधार का असर, बेस इफेक्ट कहते हैं। तो जब आप बहुत नीचे हैं तो थोड़ा सा भी अगर बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा आपको आंकड़ा दिखेगा। तो अगर 46% की दर से वो बढ़ा तो इसका ये मतलब नहीं हो कि उद्योग बहुत अच्छी तरह से, बहुत बेहतर स्थिति में आ गया, ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई सितंबर में लगभग 7% की बढ़ोतरी हमने देखी। सेवा क्षेत्र की बात करें तो वहां पर लगभग 11.4% की बढ़ोतरी थी पहली तिमाही में, और यहां पर भी मैं एक बार फिर दोहराऊंगा कि ये मूल रूप से आधार का असर ज्यादा था। दूसरी तिमाही में 10.2%। पूरा अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो विकास दर है, अर्थव्यवस्था की विकास दर, जीडीपी की विकास दर जो है वो 20.1% पहली तिमाही में और दूसरी तिमाही में 8.4%। अगर आप जीवीए की बात करेंगे तो पहली तिमाही में 18.8% और दूसरी तिमाही में 8.5%। यहां पर आपको 2 तथ्य पे ध्यान देना है। ये जितने भी आप आंकड़े देख रहे हैं, इन आंकड़ों में कहीं ना कहीं आधार का असर, बेस इफेक्ट बहुत ज्यादा है। अब इसी वजह से इन आंकड़ों के ऊंचे स्तर पर होने के बावजूद भी हम ये अभी कहने की स्थिति में नहीं होते कि सब कुछ बहुत अच्छा हो चुका है। हमने 2 कदम आगे बढ़ाया, हमने 3 कदम आगे बढ़ाया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। इसीलिए आने वाली जो 2 तिमाही के आंकड़े होंगे
जो कि अक्टूबर, दिसंबर और जनवरी, मार्च, वो काफी हद तक इस बात को बताएंगे कि क्या हमारी अर्थव्यवस्था कोरोना के असर से उबर चुकी है, क्या कोरोना की स्थिति से काफी आगे निकल चुकी है, या अभी कुछ और भी किया जाना है। तो अगले 2 तिमाही हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन इन आंकड़ों के आधार पर जो अलग अलग अर्थशास्त्री हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं, उनका जो अनुमान, और खास तौर पे हम लोग इसमें 2 अनुमान को ज्यादा महत्व देते हैं। एक तो आपका ये होता है कि रिजर्व बैंक क्या कहता है। देखिए, रिजर्व बैंक ने अभी तक ये कह रखा है कि 9.5% की दर से वित्त वर्ष 2021-20 में अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, यानी कि जीडीपी की विकास दर जो है वो 9.5% रहेगी। और कई अंतरराष्ट्रीय जो एजेंसियां हैं वो भी 9.5% की भविष्यवाणी कर रही हैं, 9.5% का अनुमान लगा रही हैं। कुछ संस्थाएं हैं जिन्होंने कहा कि ये 9% से भी कम हो सकता है। और अभी जब ये आंकड़े जारी किए गए थे 30 नवंबर को, तो उस दिन जो हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं के.वी. सुब्रमण्यन साहब, उन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था की विकास दर दोहरे अंक में जा सकती है। ये एक काफी बड़ा बयान था, और चूंकि वो सरकार की ओर से आया तो इसका मतलब है कि 10% के ऊपर की विकास दर की हम लोग बात यहां पर कर रहे हैं। हो सकती है, होगा नहीं होगा इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा अगले साल की पहली तिमाही तक, तब जाकर के हमारे पास कुछ तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन अभी ये जो आंकड़े आए हैं और अभी तक की जो स्थिति है, वहां पर अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारी विकास दर जो है वो दोहरे अंक में जा सकती है। कृषि का स्थिति अभी भी बेहतर तरीके से जारी है, उनके प्रदर्शन उनका जारी है। सेवा क्षेत्र में काफी ज्यादा सुधार हुआ है, और अब यह भी कहा जा रहा है कि अब बाकी की 2 तिमाही में 6% या 6.5% की विकास दर होती है तो हम दोहरे अंक तक पहुंच जाएंगे। होगा नहीं होगा, किसी भी तरह के अटकलबाजी को सामने रखना उचित नहीं है, लेकिन हाँ, अनुमान जरूर लगाया जा सकता है। और अर्थशास्त्र में बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जिसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है, फॉरकास्टिंग की जाती है, एस्टिमेट किया जाता है, और उस आधार पे कुछ लोग 9% की बात कर रहे हैं, कुछ लोग 9.5% की बात कर रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं वो दोहरे अंक की, और खासतौर पे सरकार की अगर हम बात करें तो वो दोहरे अंक की बात कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों में कुछ खास चीजें होती हैं, करीबन 22 ऐसे सब हेड्स होते हैं, 22 ऐसे रोज होते हैं जहां पर बताया जाता है कि कहां पे किस किस क्षेत्र में क्या स्थिति हुई है। जैसे हम लोग देखते हैं कि चावल का उत्पादन कितना बढ़ा है, तो चूंकि कृषि की स्थिति काफी बेहतर रही, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत ही दिलचस्प है कि दूसरी तिमाही में चावल के उत्पादन में नकारात्मक बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी कि वहां पर गिरावट आई है। ये एक देखिए, ये अंतर विरोध है। कृषि की स्थिति अच्छी है लेकिन चावल का जो उत्पादन है वो गिर गया है। दूसरा आप देखें, कोयले का उत्पादन वो काफी बढ़ा है। पिछले वर्ष 5.4% की दर से बढ़ोतरी हुई थी, और इस वर्ष की दूसरी तिमाही में 15.7%, यानी कि कोयले का उत्पादन बढ़ना क्या संकेत देता है? कोयले का उत्पादन बढ़ना यह संकेत देता है कि देश में बिजली के उत्पादन के लिए जो है वो काफी ज्यादा कोयले की जरूरत है, यानी कि बिजली की मांग ज्यादा हो रही है। और बिजली की मांग ज्यादा हो रही तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके विनिर्माण क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या सर्विसेज सेक्टर में काम बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बिजली की मांग बढ़ी है, और उसकी वजह से असर जो है वो कोयले के उत्पादन पर भी पड़ा है। हालांकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि कुछ दिन पहले ये संकट का भी दौर हम लोगों ने देखा। हमने ये भी चर्चा सुनी कि शायद ज्यादातर जो बिजली संयंत्र हैं वो वहां पर 1 या 2 दिन से ज्यादा का उनके पास कोयला उपलब्ध नहीं है। ये भी संकट, ये भी परेशानी की बात आई थी। फिलहाल अब वो स्थिति से हम लोग निकल आए हैं, और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह का कोई संकट नहीं होगा। सरकार भी ये दावा कर रही है, सरकार भी इस बात का भरोसा दिला रही है कि अब आपको ऐसी परेशानी नहीं होगी। खैर, अगर आप देखें सीमेंट का उत्पादन बढ़ना हमारे लिए कई अच्छी खबरें लेकर के आता है। क्यों अच्छी खबरें लेकर के आता है? क्योंकि सीमेंट का उत्पादन बढ़ने का मतलब है कि आपके निर्माण क्षेत्रों में तेजी आ रही है। और निर्माण क्षेत्र की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है कि ये 400 तरह की आर्थिक गतिविधियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में मदद करता है। रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके मुहैया कराता है, प्रत्यक्ष रूप में या परोक्ष रूप में। तो जब सीमेंट का उत्पादन बढ़ रहा है, यानी कि सीमेंट की मांग बढ़ रही है, निर्माण क्षेत्र
बढ़ रहा है और इससे ज्यादा से ज्यादा आर्थिक गतिविधियों को मदद मिल रही है। तो एक इसका मतलब ये निकाला जा सकता है और इसके मायने जो हैं अर्थशास्त्री इस रूप में देखते हैं। फिर स्टील में अगर आप देखेंगे वहां पर कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन अच्छी बात क्या हुई है कि बीते वर्ष अगर हमने देखा था कि गिरावट 7.3% की थी, वो अब 1% से भी कम है, यानी कि इस्पात की भी मांग बढ़ रही है। उसके बाद अगर आप देखें टेलीफोन सब्सक्राइबर वो भी बढ़े हैं। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है कि व्यावसायिक वाहनों की बिक्री लगभग 25% बढ़ी है। ये आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि व्यावसायिक वाहनों के बिक्री बढ़ने का मतलब है कि सामान के लाने ले जाने में ज्यादा उनकी जरूरत पड़ रही है, ज्यादा उनकी मांग बढ़ रही है और उसकी वजह से उसकी बिक्री पर सकारात्मक असर पड़ा। यानी कि कोई गाड़ी खरीद करके अपने घर में पार्क करने के लिए तो नहीं रखता है, उसका इस्तेमाल करने के लिए है। तो जब व्यावसायिक वाहनों की बिक्री लगभग 25% बढ़ी है, तो इसका मतलब एक ये भी है कि सामान के लाने ले जाने का जो स्तर है वो भी काफी बढ़ा है। फिर हम देखते हैं कि निजी गाड़ी, अब निजी गाड़ियों के मामले में आप देखेंगे कि इसमें 10.5% की कमी आई है और इसकी एक वजह यह भी है कि अभी आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले हमने चिप शॉर्टेज, जिससे कि उत्पादन पर असर पड़ा और उसका असर निजी वाहनों पर, उसकी बिक्री पर भी पड़ा है। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि निजी वाहनों को खासतौर पे अगर आप निजी क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं, जिनकी आमदनी पर असर पड़ा है, वो लोग थोड़ी से उन्होंने अपने खपत जो है, उन्होंने अपनी जो खरीदने की जो बात, उनकी योजना जो थी वो कुछ समय के लिए टाल दिया है। तो कई इसमें कारण है, लेकिन एक बड़ा कारण यह है कि जो चिप का शॉर्टेज हुआ, जिसकी वजह से उत्पादन पर असर पड़ा और उत्पादन पर असर पड़ने की वजह से उसकी बिक्री में गिरावट आई है। कार्गो अगर आप देखेंगे, बंदरगाहों पर ज्यादा से ज्यादा सामान की लदान हो रही है, सामान उतारा जा रहा है। हवाई अड्डे पर भी सामान लाने ले जाने, उतारने चढ़ाने में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। रेलवे में भी जो लाने ले जाने में उसमें बढ़ोतरी आई है। तो ये जो आप अब तीन देख रहे हैं, बंदरगाह, हवाई अड्डे और रेल, इन तीन के जरिए, और दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि जो व्यावसायिक वाहन जो है उनकी बिक्री बढ़ी है। तो ये चार इस तथ्य की ओर इशारा कर रहे हैं कि सामान एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में तेजी आई है और इसका इसकी एक वजह है कि मांग बढ़ी है, खपत में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन क्या इतनी बढ़ोतरी हो गई है कि हम कोविड के पहले की स्थिति में आ गए? शायद ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, ये बढ़ी है। और अर्थशास्त्र की भाषा में, तकनीकी भाषा में हम लोग इसे पेंट अप डिमांड भी कहते हैं। पेंट अप डिमांड का मतलब ये होता है कि आपने मांग रोके रखा था कई कारणों से। आपको एक तो ये था कि पिछले 6 महीने, पिछले 8 महीने जो साल भर की परिस्थितियां रही हैं, लोग नए सिरे से कुछ खपत नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब देखे कि जब परिस्थितियां बेहतर हुई, जब वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों के हुआ, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने टीके लगवाने शुरू किए, तो उससे एक बाजार में एक विश्वास का माहौल बना और उसकी वजह से मांग बढ़ी है। लेकिन ये मांग जो है अभी और बढ़नी है, तब जाकर के अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर फायदा होगा। अभी जो मांग रोक रखी थी हमने, अभी जिस खपत को हमने रोक रखा था, वो एक बड़ा हिस्सा जो है वो इसमें आ रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बैंक के में पैसा जो जमा है, बैंक डिपॉजिट जो है लगभग 10%, उधार लेने, कर्ज का जो है वो 6.7% बढ़ा है। ये भी एक अच्छा संकेत है इस संदर्भ में कि जब आप कोई कंपनी के तौर पर देखेंगे, किसी कंपनी के बारे में सोचेंगे, वो कंपनी अगर उधार ले रही है तो इसका मतलब है कि वो उत्पादन बढ़ाएगी। कोई व्यक्ति उधार ले रहा है तो इसका एक ये भी हो सकता है, इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि वो खपत करेगा, या तो वो किसी भी तरह के सामान की खपत करेगा या सेवा क्षेत्र पे खपत करेगा। तो एक इसका एक सकारात्मक पहलू ये भी है। बाकी आप जितने भी बाकी दूसरे भी तथ्यों को देखें, वो सकारात्मक स्थिति में है, वो सकारात्मक के दौर में है। तो ये सारे जो आपको आंकड़े आपके सामने हैं, ये अलग अलग क्षेत्र की कहानी बता रहे हैं कि वहां पर क्या कुछ है, उससे उसका मतलब क्या निकाला जाए और उसका अर्थव्यवस्था पर क्या कुछ असर पड़ेगा। अब आंकड़ों की पीछे की कहानी, पहले 6 महीने के दौरान हमारे सकल घरेलू उत्पाद की, हम लोग जो जीडीपी की बात करते हैं,
वो 2020-21 में 11.4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। 2020-21 में आपको याद है कि पहले 3 महीने में हमने देशबंदी की बात की, फिर हमने उसके बाद स्थानीय स्तर पर तालाबंदी की बात की, तो कुल मिलाकर के जो सकल घरेलू उत्पाद का नुकसान था वो लगभग 11.4 लाख करोड़ का था। वित्त वर्ष 2021-22 यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष की हम लोग बात करें, मौजूदा कारोबारी साल की बात करें, तो 8.2 लाख करोड़ रुपए का सकल घरेलू उत्पाद में फायदा हुआ। वित्तीय वर्ष नुकसान था 11.4 लाख करोड़ का, इस वर्ष 8.2 लाख करोड़ रुपए का फायदा है। अब अगर नेट नेट देखिएगा, इन दोनों का अंतर निकालिए, तो इसका मतलब हुआ कि अभी भी 3.2 लाख करोड़ रुपए का अंतर बना हुआ है, यानी कि अभी इसकी भरपाई होनी है। इसकी सबसे बड़ी बात है कि सेवा क्षेत्र जो कि अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखता है, वहां पर अभी भी कोविड पूर्व के स्तर का हम 80% पे ही पहुंच पाए, 80% पर ही पहुंच पाए हैं। और पूरी अगर अर्थव्यवस्था की बात करिएगा तो वो 96.5, यानी कि हम 100% से अभी 3.5% दूर हैं। और यही वजह है कि हमें अभी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी है कि अर्थव्यवस्था कोविड को या कोविड के पहले की जो स्थिति थी उससे पूरी तरह से उबर गई है, अभी भी थोड़ा सा उसमें भरपाई किया जाना है। अब बात अगर हम करें कि किन किन क्षेत्रों में स्थिति बेहतर हुई है, तो आपके सामने जो हाईलाइट किए हुए हैं, अब आप अगर इन हाईलाइट किए हुए में देखिएगा तो एक देखिए कृषि इकलौता क्षेत्र है जहां पर स्थिति काफी अच्छी है, और दूसरा जो क्षेत्र है वो है आपका बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और दूसरी जनोपयोगी सेवाएं, ये भी कोविड पूर्व की स्थिति से बेहतर हो चुकी है। और तीसरा जो है जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और अदर सर्विसेज, यानी कि इन 8 में से 3 क्षेत्र ऐसे हैं जो कोविड पूर्व की स्थिति से आगे आ चुके हैं, लेकिन 5 में वो स्थिति नहीं है। और यही वजह है कि पूरे अर्थव्यवस्था की अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी भी हमारे पास थोड़ी सी कमी है। और यही वजह है कि ऐसा किसी नतीजे को निकलना कि नहीं जी हमने कोविड पूर्व की स्थिति पार कर ली है, नहीं, अभी थोड़ा सा आपको 1 तिमाही या 2 तिमाही और इंतजार करना पड़ेगा। जो आप देख रहे हैं आखिरी में 96.3 और 95.6, ये जब तक 100 के पार नहीं जाता है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमने कोविड पूर्व की स्थिति को जो है वो हासिल कर लिया है या हम उससे आगे आ गए हैं। तो अभी इसमें काफी कुछ होना बाकी है। अब ये जो आपके सामने एक पाई चार्ट आ रहा है, इस पाई चार्ट में अगर आप देखेंगे तो 3 कृषि, उद्योग और सेवा। हम सभी जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी है? सेवा क्षेत्र की है, लगभग 54%। दूसरे स्थान पे क्या है? उद्योग है, जिसकी हिस्सेदारी है 26%। और तीसरा हिस्सा है कृषि, जिसकी हिस्सेदारी है 20%। ये आपको एक खास बात की ओर इशारा करता है। हमारे देश में जब कहते हैं कि 2 तिहाई के करीब आबादी गांव में रहती है, उससे ज्यादा की आबादी गांव में रहती है, और 50% से भी ज्यादा की श्रम शक्ति जो है वो कृषि पर निर्भर है, लेकिन अगर हम अर्थव्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी देखते हैं तो वो 20% है। तो इसके क्या संकेत निकलते हैं? इसके मूल रूप से 2 संकेत निकलते हैं। पहला तो यह है कि कृषि उपज की जो सही कीमत होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, और दूसरा यह है कि कृषि में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, छिपी हुई बेरोजगारी है, प्रच्छन्न बेरोजगारी है। ये 2 खास तथ्य हैं, इन आंकड़ों के आधार पर आप निकाल सकते हैं। क्योंकि जब हम कहते हैं कि 2 तिहाई से ज्यादा की आबादी और आधे से ज्यादा की श्रम शक्ति उस पर निर्भर है, तो उसकी हिस्सेदारी पूरे अर्थव्यवस्था में और ज्यादा होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही है। उसके पीछे कारण क्या है? जब एक जोत है, एक जमीन का टुकड़ा है, उस जमीन के टुकड़े पे काम करने के लिए आपको 2 आदमी चाहिए, लेकिन वहां पर काम करने के लिए 6 आदमी उपलब्ध हैं, तो नतीजा क्या होगा कि वो उन 4 लोगों की जो उत्पादकता है वो भी कम होगी, और पूरे 6 लोगों की उत्पादकता जब हम निकालेंगे तो काफी कम हो जाएगी। यानी कि ये जो 4 हैं ये छिपे हुए बेरोजगार होंगे, वहां पे चूंकि उनकी उपयोगिता नहीं है, उनकी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी वो उस पे हैं। तो ये अर्थव्यवस्था में जिसको हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। उद्योग हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। उद्योग में भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है विनिर्माण क्षेत्र।
विनिर्माण क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके मिलते हैं। एक अनुमान यह लगाया जाता है कि अगर विनिर्माण क्षेत्र में एक प्रत्यक्ष रोजगार होता है तो 4 परोक्ष रोजगार होते हैं। तो इसीलिए हमारे देश में जहां पर 2/3 के लगभग में जो हमारे आबादी है वो 35 वर्ष से कम उम्र की है, उनके लिए आज के दिन में सबसे बड़ी चुनौती रोजगार के मौके मुहैया कराने की है। वहां पर आपके विनिर्माण क्षेत्र का आगे बढ़ना काफी महत्वपूर्ण है, उद्योग का आगे बढ़ना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पे रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके बनते हैं। तीसरा जो है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में हिस्सेदारी जरूर है, अगर हम लोग वैल्यू एडिशन के हिसाब से देखते हैं, मूल्यवर्धन के हिसाब से देखते हैं, जीडीपी के हिसाब से देखते हैं, लेकिन रोजगार के लिए यहां पर क्या होता है कि एक आदमी कई तरह के काम कर सकता है। तो यहां पर जो जॉब मल्टीप्लायर यानी कि एक से आप कितने लोगों को रोजगार देते हैं, वो स्थिति कृषि और उद्योग के मुकाबले में कम होती है। हाँ, कुछ क्षेत्र इसमें ऐसे होते हैं जहां पर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, काफी ज्यादा संभावनाएं होती हैं, लेकिन व्यापक पैमाने पर देखें तो हमें रोजगार को अगर बढ़ावा देने की बात हमें करनी है तो कृषि और उद्योग इन दोनों की स्थिति और ज्यादा बेहतर करनी होगी, तभी जाकर के हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके जो है वो मुहैया करा सकेंगे। अब आपके सामने एक और टर्म दिख रहा है, वो है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। देखिए, अब जब आप आंकड़े देखेंगे जीडीपी के तो उसमें 2 तरह के आंकड़े आते हैं। एक आंकड़े आता है जो बढ़ा हुआ दिखेगा आपको, जिसको हम लोग कहते हैं करंट प्राइस, जीडीपी एट द करंट प्राइस और जीडीपी एट द कांस्टेंट प्राइस। जीडीपी एट द कांस्टेंट प्राइस यानी कि स्थिर कीमत पर वो जब हम देखते हैं वो उसमें महंगाई दर जोड़ी नहीं हुई होती है, तो वो आपको कम दिखेगा। जैसे अगर अभी के समय में देखें 8.4% का है, और अगर आप नॉमिनल जीडीपी देखिएगा तो वो इससे ज्यादा दिखेगा, क्योंकि उसमें महंगाई दर जुड़ी हुई होती है। तो जब कभी भी सरकारी खजाने के घाटे का आकलन हो या जब कभी भी और दूसरे आकलन किए जाते हैं तो वो नॉमिनल जीडीपी के आधार पर किया जाता है, लेकिन वास्तविक तौर में अर्थव्यवस्था की क्या बढ़ोतरी हुई है उसको जानने के लिए हम लोग रियल जीडीपी या वास्तविक जीडीपी का सहारा लेते हैं। दूसरा जो आप तथ्य देखिएगा कि हमारे देश में जो कृषि की हिस्सेदारी है वो भले ही हम कहते हैं कि 20% हम उसे कम मानते हैं, लेकिन विश्व के औसत से अगर आप देखेंगे तो ये काफी ज्यादा है। विश्व का औसत 6.4% का है, और हमारे लिए जो सेवा क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है या इंडस्ट्री की जो हिस्सेदारी है वो विश्व औसत से कम है। कृषि में हमारा ज्यादा है जिसको हम कम मानते हैं, और जो हमारे लिए ज्यादा है वो विश्व औसत से भी कम है। अगर उद्योग का विश्व औसत देखिएगा तो वो 30% है, और सेवा क्षेत्र का विश्व औसत देखिएगा तो वो 63% है, जबकि हमारे यहाँ सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी है 54% और उद्योग का जो प्रतिशत है वो 26% है। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हर देश की अपनी अपनी परिस्थितियां होती है। हमारे देश की अपनी परिस्थिति है, और हम लोग चूंकि एक कृषि प्रधान देश रहे हैं, हमारे यहाँ एक बड़ी आबादी जो है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रही है, उससे जुड़ी हुई है, उसी के आधार उसकी जीविका चलती है। तो भले ही हम विश्व औसत से ज्यादा हों, लेकिन हमारी वास्तविक परिस्थितियों के हिसाब से हम अगर देखेंगे तो वो कम पड़ता है। अब आपके सामने 3 अवधारणाएं हम आपके सामने लाना चाहते हैं। सबसे पहले है रिसेशन, जिसकी चर्चा बहुत होती है कि क्या अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में है, इसको कैसे परिभाषित किया जाता है। और अगर आप देखिएगा तो 2020-21 जो बीता कारोबारी वर्ष था उसमें हम लोग मंदी में आ चुके थे, क्योंकि जो सीधे सीधे मंदी की बात की जाती है, मंदी को परिभाषित किया जाता है, यह है कि 2 लगातार तिमाही अगर नकारात्मक विकास दर है तो हम उसको ये समझते हैं कि हमारी जो जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद है उसमें गिरावट हो रही है। तो 2 तिमाही अगर उसमें लगातार गिरावट हो रही है तो वो मंदी की ओर इशारा कर रही होती है। तो 2020-21 में हमारी स्थिति ऐसी थी जब हम तकनीकी तौर पर मंदी में आ गए थे। और ये तकनीकी तौर पर जो मंदी की बात हम लोग करते हैं, इसका सबसे पहला जिक्र किसने किया था? सबसे पहला जिक्र रिजर्व बैंक ने किया था। रिजर्व बैंक ने अपने रपट में लिखा कि 2 तिमाही के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट आ रही, इसलिए तकनीकी तौर पर हम मंदी के दौर में आ चुके हैं। अब मंदी के दौर से तो हम निकल गए,
लेकिन अब एक नई आशंका हमारे ऊपर आ गई है कि क्या हम स्टैगफ्लेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टैगफ्लेशन जो है ये दो शब्द से बना हुआ है। स्टैग्नेंट, बिल्कुल स्थिर हो जाना, स्टैग्नेंट हो गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, वो निगेटिव टर्म में, नकारात्मक रूप में। और दूसरा है कि आपका इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई दर जो बढ़ जाती है। तो जब कभी भी आर्थिक गतिविधियां ना बढ़े और महंगाई दर बढ़ रही हो तो उसको हम लोग स्टैगफ्लेशन की स्थिति मानते हैं। हम लोग अभी के दौर में हैं, कई अर्थशास्त्री इस बात का अनुमान लगा रहे हैं, आशंका जता रहे हैं कि हम शायद स्टैगफ्लेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहां महंगाई दर बढ़ने की आशंका है, जबकि विकास दर जो है वो एक निश्चित स्तर पर बने रहने की बात कही जा रही है। वो अगर हमारी जरूरत के हिसाब से कम है और महंगाई दर हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा है तो हम लोग स्टैगफ्लेशन के दौर में आ जाएंगे। तीसरी जो बात है, जो गोल्डीलॉक, ये एक आदर्श परिस्थिति ज्यादा होती है और इसमें क्या होता है कि ना तो बहुत ज्यादा गिरावट हो रही होती है अर्थव्यवस्था में और ना ही बहुत ज्यादा उसमें बढ़ोतरी हो रही होती है। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मंदी से तो बचा देती है, लेकिन जो अर्थव्यवस्था की जो जरूरतें हैं उसको पूरी नहीं कर पाती है। तो ये एक आदर्श स्वरूप है। हमें जो सबसे ज्यादा अभी जिस चीज की चिंता करनी है कि क्या हम स्टैगफ्लेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या हमारे सामने ऐसी स्थिति आने वाली है कि जहां विकास दर हमारी कम होगी और हमारे लिए महंगाई की दर ज्यादा होगी। और विकास दर बिल्कुल कम का भी ना कहें, ज्यादा भी ना कहें, जहां पे वो है वहीं पे टिक जाए, हमारी जरूरत के हिसाब से आगे ना बढ़े तो हमारे लिए नुकसान का सौदा है। और तीसरी बात जो कि रिसेशन की बात है, हमने कहा आपसे कि रिसेशन के दौर से हम बाहर निकल चुके हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि 2020-21 में हमारे सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट आई थी और उसकी वजह से, और वो चूंकि लगातार 2 तिमाही पे था, तो हम लोग मंदी के दौर पे थे। तो इन तीनों का निचोड़ यह है कि मंदी से हम बाहर निकले हैं, लेकिन स्टैगफ्लेशन की जो आशंका है वो बन गई है। अब मुद्दा आता है कि इन विकास दर के सारी परिस्थितियों के बीच में, विकास दर के तमाम आंकड़ों के बीच में अवसर क्या है, मौके क्या हैं। तो इन मौकों को हम लोग 5 में, 5D में डिवाइड करते हैं। 5D क्या कहता है? पहला डी है जनसांख्यिकीय लाभांश, यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड। हम लोग हमेशा कहते हैं कि 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। युवाओं की बड़ी आबादी है, तो युवाओं की बड़ी आबादी जो है हमारे लिए एक बेहतर मौका मुहैया करा रही कि हम अपने विकास दर की रफ्तार को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास श्रम शक्ति ज्यादा बड़ी संख्या में उपलब्ध होगी। लेकिन उसके साथ साथ ये भी चर्चा होती है कि अगर उन युवाओं को रोजगार के मौके नहीं मिले, उन युवाओं को काम के मौके नहीं मिले, उन युवाओं के लिए उद्यमिता के मौके नहीं मिले, तो क्या ये लाभांश जो है कहीं आपके लिए परेशानी तो नहीं खड़े करेगा और डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर में तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा? ये भी चर्चा हमेशा चलते रहती है। अब इस चर्चा को खत्म करने के लिए, या इस चर्चा को बिल्कुल आप जिसे कहें निगेट करने के लिए जरूरत यह होती है कि हम रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके मुहैया कराने की बात करें, उद्यमिता को बढ़ावा देने की बात करें। अगर ये परिस्थितियां बनेंगी तो ये लाभांश वाकई में हमारे देश के लिए काफी बेहतर होगा। दूसरा जो डी है वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब, लोकतंत्र का मतलब यह हुआ कि यहां पर जो फैसले लेने की प्रक्रिया है वो जिसमें पारदर्शिता है, जिसमें लोगों की हिस्सेदारी है। तो इसकी वजह से किसी भी देश के विकास के लिए लोकतंत्र की बड़ी हिस्सेदारी होती है। आप कह सकते हैं कि कुछ अपवाद हैं, कुछ देश ऐसे हैं जहां पर लोकतंत्र नहीं रहा लेकिन वो विकसित हुए हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ऐसा हुआ भी है। लेकिन विकास की जब जरूरतों की बात करते हैं और विकास में ज्यादा से ज्यादा लोगों की हिस्सेदारी की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि विकास का फायदा सभी को मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, वहां पर आपके लिए लोकतंत्र का होना भी जरूरी है। तीसरा डी जो है वो है डिजिटल व्यवस्था। डिजिटल व्यवस्था से क्या होगा? आपके लिए जो लेन देन की लागत है वो कम होगी, उत्पादन की लागत को कम करने में मदद मिलेगी और ग्लोबल सप्लाई चेन में अब जब आपकी लागत कम होगी तो आपकी हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। जो चौथा डी है वो है विविध बाजार, यानी कि डाइवर्सिफाइड मार्केट। हम सभी जानते हैं कि यहां पर कुछ किलोमीटर के अंतर पर ही भाषा और मांग और जरूरतें बदल जाती हैं। तो जब इतना बड़ा देश हो जहां पर
28 राज्य हों और तमाम केंद्र शासित प्रदेश हों और वहां पर भी कितनी तरह की भाषाएं बोली जाती हों, जरूरतें काफी ज्यादा हो, तो किसी भी उत्पादक के लिए शायद इससे अच्छा कोई और मौका नहीं होता है कि जब वो इस तरह के बाजार में आता है जहां पर कई तरह की मांग की परिस्थितियां बनती हैं, कई तरह की मांग पैदा की जाती हैं, उसके लिए काफी बेहतर और खास तौर पे जब कोई भी निवेश करता है तो वो यही देखता है कि बाजार में कितने तरह की मांग बन रही है, क्या मांग में कोई विविधीकरण है या केवल एक ही तरह के सामान की जो है वो मांग बन रही है। अगर एक तरह की ही सामान की मांग बन रही है तो उत्पादक के लिए नवाचार या उत्पादक के लिए अपने उत्पादन को बढ़ाने या उत्पादन में एक नई चीज लाने के लिए कोई मौका नहीं बनता और ज्यादा से ज्यादा उत्पादक उसमें नहीं आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है मांग। जैसा आपने देखा कि पहला जो डी है, जब हम लोग युवाओं की बात करते हैं, युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, युवाओं की नौकरी की बात करते हैं, जब युवा पैसा कमाने की स्थिति में आ जाते हैं, वो जाहिर सी बात है कि वो मांग करते हैं। दूसरा, हमारे देश में जो मध्यम वर्ग है, जो लगभग 30 करोड़ के लगभग में जिसकी आबादी है, वो काफी महत्वाकांक्षी है, वो भी काफी ज्यादा मांग करता है। तो एक तरफ आपके पास उपभोक्ता के तौर पर युवाओं की बड़ी संख्या है, दूसरी तरफ आपके पास मध्यम वर्ग है जो काफी मांग करता है, और इन सब का असर यह है कि आपके देश में तरह तरह के सामान की मांग बन रही है। किसी भी उत्पादक के लिए शायद इससे बेहतर कोई और मौका नहीं हो सकता है कि एक तरफ विविध बाजार हो और विविध बाजार में भी हर तरह के सामान की मांग बढ़े। तो ये 5 डी हैं जो विकास के हमें अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हमें मौके मुहैया कराते हैं। अब क्या ये आसान है? क्या ये समझा जाए कि ये सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा और इससे हम बहुत ज्यादा फायदे में आ जाएंगे? तो इसीलिए हम चुनौतियों की बात करेंगे। तो चुनौतियां, हमारी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? रोजगार के मौके मुहैया कराना, कि रोजगार के कितने नए अवसर हम तैयार कर पाते हैं, रोजगार के कितने नए मौके बन पाते हैं। और ये भी बात है कि अगर रोजगार के जगह पे उद्यमिता को या रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौकों के साथ साथ उद्यमिता को भी बढ़ावा दिया जाए तो एक दोहरा फायदा होगा। एक तरफ तो यह है कि रोजगार के ज्यादा मौके भी उपलब्ध हैं, और दूसरी बात है जो लोग उद्यमी बनेंगे वो अकेले तो काम करेंगे नहीं, रोजगार बढ़ाने में उनका भी योगदान होगा, तो आपको रोजगार बढ़ाने में उनका ज्यादा से ज्यादा मदद मिल पाएगा। तो हम उद्यमिता का ऐसा माहौल तैयार करें और जहां जहां पर हमें लगे कि एक उनको मदद देनी है, चाहे वित्तीय मदद पे दें, चाहे तकनीकी तौर पर दें, चाहे कर के जरिए दें, उन सब करने का फायदा ये होगा कि रोजगार सृजन ज्यादा बड़े पैमाने पर हो सकता है। कई बार ये भी चर्चा हो जाती है कि क्या रोजगार केवल इतना ही होता है कि वो एक खास तरह की नौकरी करेंगे या वो किसी भी तरह की नौकरी करेंगे। इस पर काफी ज्यादा चर्चा चलती है, लेकिन मूल बात यह है कि हम अगर उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं उससे रोजगार के सृजन में ज्यादा से ज्यादा मदद मिलती है। और इसके अलावा जो अलग अलग क्षेत्र हैं जहां पर विशिष्टताएं हैं, जहां पर एक खास क्षेत्र में नौकरियों की जरूरत है, वहां पर हम रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके वहां भी तैयार करें। तो सरकार अपने स्तर पर तैयार करे, निजी क्षेत्र अपने स्तर पर तैयार करे, तो इस चुनौती से निपटने में हमें मदद मिल सकती है। दूसरा यह है कि बुनियादी सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, किसी भी देश में उद्योग का बढ़ना, चाहे वो हम विनिर्माण की बात करें या सेवा क्षेत्र की बात करें, उनके लिए जरूरी है कि बुनियादी सुविधाएं कितनी विकसित हो पाई हैं, बुनियादी सुविधाएं कितना ज्यादा बेहतर स्वरूप में है। अभी आपको याद होगा कि कुछ समय पहले एक नई योजना आई थी गतिशक्ति के नाम से, और उसमें उसको लेकर के सबसे बड़ा यही था कि हमारी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो बुनियादी सुविधाओं में एक हिस्सा ये भी है कि सामान लाने ले जाने, कच्चा माल लाने ले जाने, तैयार माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने, उसकी लागत को हम कितना कम कर सकते हैं। एक मोटा मोटी अनुमान यह है कि हमारे जो लॉजिस्टिक कॉस्ट हम लोग इसको कहते हैं, ये लगभग 14% पे दोहरे अंक में है, जबकि दुनिया के जो विकसित देश हैं वहां पर ये एक अंक में है, 6%, 7%, 8% की बात की जाती है। तो हम अगर इसको कम करेंगे तो दुनिया के बाजार में हमारे जो सामान है उनकी लागत में कमी आएगी, तो ग्लोबल सप्लाई चेन में, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमारी हिस्सेदारी बढ़ेगी। तो एक तो पहलू इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का ये है। दूसरा ये है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में ये भी समझिए
कि जब कभी भी कोई बुनियादी सुविधा विकसित होती है तो उससे रोजगार के बड़े पैमाने पर मौके बनते हैं। और आज हमारी, जैसा कि हमने कहा कि पहली हमारी बड़ी चुनौती रोजगार का सृजन करना है, तो उसमें एक मदद जो है हम बुनियादी सुविधाओं के जरिए कर सकते हैं। एक और उदाहरण ले लीजिए, जब कहीं भी कोई सड़क बन रही होती है तो सड़क के दोनों ओर जो है वो उद्योग, बसावट, इन सब के लिए माहौल तैयार हो पाता है। तो एक सड़क ही नहीं बनती, उस सड़क के साथ साथ अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के कई और माध्यम भी तैयार होते हैं। वहां पर लोग रहना शुरू करते हैं, वहां पर उद्योग धंधे लगना शुरू होते हैं। ये भी होता है कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी, मान लीजिए कि एक फैक्ट्री जो है वो थोड़ा सा अंदर में बना हुआ है और उसे मुख्य बाजार तक पहुंचाना है, लेकिन उसका रास्ता नहीं तैयार हो पा रहा है, तो सड़क मार्ग वहां पे बन गया, फिर उससे एक और सड़क निकाली गई उस फैक्ट्री तक के लिए या उस फैक्ट्री के आसपास में। तो वहां पे हो सकता है कि एक समय में एक ही फैक्ट्री हो, लेकिन आगे चल करके वो 5, 6, 10 वहां पर फैक्ट्री तैयार हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हम बुनियादी सुविधाओं के विकास की बात करते तो केवल हम ये न कहें कि सड़क बना रहे हैं, बंदरगाह विकसित कर रहे हैं, हवाई अड्डे बना रहे हैं या फिर हम ऑप्टिक फाइबर केबल हम बिछा रहे हैं, बल्कि आप ये देखिए कि इससे आम इंसान की जिंदगी में, आम आदमी की जिंदगी में क्या बदलाव हो सकता है, किस तरीके से औद्योगिक व्यवस्था विकसित की जा सकती है, किस तरीके से रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके तैयार किए जा सकते हैं, किस तरीके से हम उत्पादन केंद्र और बाजार के बीच की दूरी को हम कम कर सकते हैं। बुनियादी सुविधाओं के विकास का एक मायना, एक अर्थ ये भी है। तीसरी जो बड़ी हमारे लिए परेशानी अभी के समय में है, चुनौती जो है, वो ये है कि सेवा क्षेत्र बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है। अब आप इसको एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, होटल इंडस्ट्री। होटल इंडस्ट्री में चूंकि आप जानते हैं कि इस महामारी के बाद भी बहुत लोग उत्सुक नहीं हो पाते हैं कि उन्हें जाना चाहिए कहीं पे, चाहे स्थानीय पर्यटन पे जाने की बात हो। अभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अभी तक पाबंदी लगी हुई है और आगे भी जारी रहने की बात की जा रही है, तो उससे हमारे देश में विदेशी पर्यटक नहीं आएंगे। विदेशी पर्यटक उस संख्या में नहीं आएंगे जितनी हमारी जो हमने होटल्स वगैरह बने हुए हमारे देश में, तो उन होटल्स में जो कारोबार होना चाहिए था वो कारोबार उस तरीके का नहीं हो पाएगा। केवल घरेलू पर्यटक ही सारी जरूरतें पूरी कर देंगे ये संभव नहीं, आपको विदेशी पर्यटकों की भी जरूरत है। और घरेलू पर्यटकों में भी अगर किसी तरह की हिचक है, किसी तरह की झिझक है, तो उसका असर भी पड़ेगा। अच्छा, जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो कई तरह की आर्थिक गतिविधियों को आप सपोर्ट करते हैं, उसको सहयोग देते हैं। जिस तरह के आप परिवहन के माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए आपने हवाई जहाज का इस्तेमाल किया या आपने ट्रेन का इस्तेमाल किया या आपने सड़क मार्ग के जरिए इस्तेमाल किया, तो चाहे हवाई जहाज का इस्तेमाल करें तो एयरलाइंस कंपनी को आप सपोर्ट करते हैं। आप एयरपोर्ट तक जाने के लिए, एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए आप गाड़ी पे जाते हैं, टैक्सी से जाते हैं या फिर आप मेट्रो से जाते हैं और भी दूसरे विकल्प के जरिए जाते हैं, तो वो भी एक आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देता है। किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो वहां पे जो आप वहां पर ट्रांसपोर्टेशन के साधन का इस्तेमाल करते हैं, वहां पे होटल में आप ठहरते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो वहां पे जो गाइड्स हैं, वहां पे जो स्थानीय सामान है। तो एक तरीके से देखिए कि पर्यटन जो है वो बड़े पैमाने पर कई क्षेत्रों को फायदा पहुंचाता है और सेवा क्षेत्र में पर्यटन की एक बड़ी हिस्सेदारी है, एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। अब वहां पर चूंकि अभी पर्यटन नहीं बढ़ रहा है, दूसरा क्या है, जैसे मान लीजिए कि पहले क्या होता था कि मीटिंग्स है, एक संगठन का व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर जाता था, उससे भी जो होटल कारोबार है या ऐसे जितने भी सर्विसेज हैं उसको बढ़ावा मिलता था। अभी आप ऑनलाइन हो जाते हैं, उसका भी असर सेवा क्षेत्र पर पड़ा है। तो सेवा क्षेत्र के लिए अभी चुनौतियां काफी ज्यादा है और यही वजह है, आपको कुछ पीछे लिए जाना चाहूंगा जहां पे हमने आपसे कहा कि 80% ही ये कोविड पूर्व के स्तर पर पहुंच पाया है। तो पहले तो आपको 100 पे आना है और फिर 100 के आगे जाना है। तो सेवा क्षेत्र की स्थिति जब बेहतर होगी तो अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हम ये सभी जानते हैं कि पूरे आर्थिक जो तंत्र है, अर्थव्यवस्था है, उसमें सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 54% है। और चौथी जो चुनौती है हमारे लिए, जो बड़ी चुनौती बन करके आ रही है, वो है महंगाई। महंगाई, हम लोग कहते हैं कि महंगाई हर किसी को प्रभावित करती है, किसी को ज्यादा प्रभावित करती है, किसी को कम प्रभावित करती है, लेकिन हर किसी को प्रभावित करती है। और महंगाई का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि जो गरीब है, जिसकी आमदनी कम है,
उसके ऊपर इसका बोझ ज्यादा ही पड़ता है। और बाकी जो मध्यम वर्ग है, निम्न आय वर्ग है, निम्न मध्यम वर्ग है, वो अपने खर्चों में कटौती करते हैं। और खर्चों में कटौती करने की वजह से क्या होता है कि आपके खपत पर असर पड़ता है। जब खपत नहीं होगा तो सामान का उत्पादन नहीं होगा, सामान का उत्पादन नहीं होगा तो कोई भी जो कंपनी है वो कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लगाएगी, अपने प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाएगी, उसका विस्तार नहीं करेगी, विस्तार नहीं करेगी, नया कुछ काम नहीं शुरू करेगी तो रोजगार के नए मौके नहीं बनेंगे, रोजगार के जब नए मौके नहीं बनेंगे तो लोगों की आमदनी पर असर पड़ेगा, फिर खपत पर असर पड़ेगा। तो ये एक पूरा एक दुष्चक्र बन जाता है। तो महंगाई सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं है, महंगाई एक बड़ा असर डालती है और ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी हमारी परेशानी यहां पर क्या है कि इस महंगाई में एक हिस्सा ऐसा है जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। जैसे आप ईंधन की बात कर लीजिए। ईंधन चूंकि हम लोग 80% से भी ज्यादा कच्चा तेल जो है वो 85% कह लीजिए जो कि हम विदेशों से मंगवाते हैं और वहां पर उनकी कीमत क्या है उस पर हमारा बहुत ज्यादा नियंत्रण है नहीं। कभी कभी हम थोड़ा बहुत प्रभावित कर सकते हैं लेकिन व्यापक पैमाने पर और नियमित तौर पर प्रभावित जो है वो उत्पादक ही करते हैं। तो उत्पादक अगर उत्पादन बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है उसकी कीमत में कमी आएगी, लेकिन अभी वो स्थिति नहीं आई है। उसका नतीजा ये हुआ है कि हमें कीमत ज्यादा देनी पड़ी है। कर में कटौती की गई है लेकिन अभी भी कीमत जो है वो ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। दूसरा आप देखिए खाने का तेल, खाने के तेल में भी 2/3 से ज्यादा हम आयात करते हैं, वहां पर भी कीमतों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। और कभी भी जब हम कर में कटौती करते हैं तो जो उत्पादक देश हैं वो अपनी कीमत बढ़ा देते हैं। तो ये जो कटौती का फायदा हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता और नतीजा क्या होता है कि खाने के तेल भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। तीसरा क्या है, मेटल्स एंड मिनरल, जो धातु हैं, ये भी अंतरराष्ट्रीय बाजार से हम बड़े पैमाने पर इस पर निर्भर हैं। वहां पर इसकी अगर कीमत बढ़ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारे यहाँ वो कच्चा माल के तौर पे आएगा, तो जो हमारे पास माल तैयार होगा, जो उत्पादन की प्रक्रिया होगी, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो महंगाई हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है और इसमें भी जिसको हम कहते हैं आयातित महंगाई जो है, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, वो हमारे लिए और बड़ी परेशानी खड़ी कर रहा है और इसका असर आपके विकास स्तर पर भी पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको समझाया कि खपत पे असर पड़ रहा है। इसका असर यह है कि आप वैश्विक स्तर पर भी आप अपने सामान को बेचना चाहे तो आपके सामान की कीमत ज्यादा होगी। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी उत्पादक, कोई भी उपभोक्ता जो है वो उस सामान को खरीदेगा जिसे उत्पादक कम कीमत पर मुहैया करा रहा है। तो हम अगर महंगा दे रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ महंगाई बढ़ी हुई है तो वो कहीं और से चला जाएगा, तो वहां पे भी हमारा असर पड़ेगा। तो ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। अब यहां से आगे क्या, अब ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि अब इसके आगे क्या परिस्थिति बन रही है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अभी हमारे लिए एक चिंता, एक बड़ी चिंता ओमिक्रॉन हो चुकी है, देश में दस्तक दे चुका है। कई संक्रमण के लोगों की बात सामने आई है, अलग अलग शहरों में सामने आई है। ये अलग बात है कि अभी हम लोग बहुत ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है कि इसका क्या कुछ असर पड़ेगा, क्या ये बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा, क्या ये जो हमने वित्त वर्ष 2021-22 के पहले 3 या 4 महीने में जो परिस्थितियां देखी, जो नए वेरिएंट, उस समय डेल्टा जो वेरिएंट था, डेल्टा वेरिएंट ने जो असर डाला उसका असर पड़ेगा, उसका ज्यादा से ज्यादा हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्या कुछ होगी, अभी बहुत कुछ इस पे स्थिति साफ नहीं है क्योंकि अब इसमें तमाम तरह के परीक्षण चल रहे हैं। लेकिन आशंका तो है कि ये आर्थिक विकास पर असर करेगा। और एक चीज आपको ये समझना चाहिए कि जब आर्थिक विकास की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू होती है तो उसे अपनी गति पकड़ने में समय लगता है। अब उस गति पकड़ने के दौरान अगर कुछ बाधाएं आ जाएं, कुछ ऐसे बैरियर्स खड़े हो जाएं, तो फिर उसकी गति प्रभावित होती है। तो हम अगर बीते वर्ष से अब थोड़ी सी बेहतर स्थिति में आए थे और फिर हमारे सामने एक ऐसी चुनौती बन जाए तो जाहिर सी बात है कि विकास स्तर पर उसका असर, आर्थिक गतिविधियों पर उसका असर देखने को मिल सकता है। होगा या नहीं होगा, शायद अभी जल्दबाजी है कहना, क्योंकि हमारे पास परीक्षण के पूरे नतीजे सामने नहीं है। लेकिन ये डर, ये आशंका को आप अभी खारिज नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि अभी के हालात में, जैसा कि अर्थशास्त्र में कहा जाता है कि यदि परिस्थितियां पूर्ववत बनी रहीं तो उस आधार पर अभी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हम लोग इस वित्त वर्ष में
9.5% या 10%, जैसा कि सरकार ने कहा कि दोहरे अंक में विकास दर हो सकती है, ये अभी का अनुमान है। लेकिन हमारे लिए ये जो अगले 2-3 महीने हैं, जब हमारे पास नए वेरिएंट का ओमिक्रॉन को लेकर के परिस्थितियां बिल्कुल साफ हो जाएंगी और ये देखने को मिलेगा कि दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाएं किस तरीके से इससे प्रभावित हुई हैं या इसका संक्रमण किस तरीके से है, क्या इससे आर्थिक गतिविधियों को फिर से रोकने की जरूरत आ पड़ेगी, क्या इससे जो है जो अंतर्राष्ट्रीय अभी जो ट्रैवल्स है वो प्रभावित हो रहा है, वो और ज्यादा प्रभावित होगा। ऐसे कई तथ्य हैं जिनको, और साथ साथ घरेलू जो आवागमन है वो उससे प्रभावित होगा। इन तथ्यों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन एक अच्छी बात यह है अभी के समय में, अभी की स्थिति में यह है कि जो अनुमान ताजा जो अभी तक है वो 9.5% का है। लेकिन इसके साथ एक शर्त जोड़ दी गई है कि आगे ओमिक्रॉन का असर क्या कुछ होता है, तो चाहे दिसंबर जो हम लोग जिस महीने में चल रहे हैं, जनवरी और फरवरी, ये 3 महीने में क्या परिस्थितियां बनती है, उस आधार पर विकास दर का जो आंकड़ा है वो या तो बढ़ सकता है या घट सकता है। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा कि इन 3 महीनों में ओमिक्रॉन क्या असर डालता है। क्या ये डेल्टा से ज्यादा खतरनाक होगा, क्या ये ज्यादा संक्रमण करेगा, क्या ये लोगों की जिंदगी को ज्यादा प्रभावित करेगा, क्या स्वास्थ्य के खर्चे हमारे बढ़ जाएंगे, क्या उत्पादन की प्रक्रिया प्रभावित होगी। ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब तुरंत मिलना मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है कि कुछ परेशानी खड़ी हो रही है, हमें उस पर नजर रखनी है और फिर उसके आधार पर हम अगले 2 महीने के बाद इस परिस्थिति में होंगे कि बता सके कि विकास की स्थिति कोविड पूर्व के स्थिति जो थी वो उसको पार कर गई है या अभी भी दिक्कतें बनी हुई और अभी और समय लगेगा। नमस्कार।